हेलो डियर फ्रेंड्स, डियर एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आई होप आपको इसकी बेसिक्स तो पता ही होंगी, या फिर ये इतने सालों से न्यूज़ में है और इस मंथ से तो ये कुछ ज़्यादा ही न्यूज़ में है। 2023 में लगता है कि ये लगभग आ ही जाएगा या हमारी सरकार पूरी मन बना चुकी है। तो डियर फ्रेंड्स, यूसीसी के टॉपिक पे हम मेंस आंसर राइटिंग के टॉपिक को समझेंगे। मेंस आंसर राइटिंग यूपीएससी या पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे किया जाए, अगर इस पर क्वेश्चन हो गया हम इसको कैसे डील करें यूसीसी से रिलेटेड मुद्दे को। तो आगे बढ़ने से पहले मैं 2-3 चीज़ें आपके दिमाग में फिट कर देना चाहता हूँ पहले ही से, कि हम एक एस्पिरेंट हैं और हमें एक सिविल सर्वेंट की तरह आंसर लिखना है, हमें एक बैलेंस अप्रोच की तरह आंसर लिखना है। हमें एक ही तरफ मुड़ नहीं जाना है कि हम सिर्फ यूसीसी की अच्छाइयाँ लिख रहे हैं या फिर हम सिर्फ यूसीसी की बुराइयाँ लिखते जा रहे हैं। हमें एक बैलेंस अप्रोच रखना है। अब जो उसकी अच्छाइयाँ हैं तो हम अच्छाइयाँ लिखेंगे और साथ ही साथ हम उसकी बुराइयाँ भी लिखेंगे अगर बुराइयाँ हैं तो। हम दोनों को बैलेंस करते हुए चलेंगे, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, और देन फाइनली हम अपनी आंसर राइटिंग में बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे और देन हम अपना रिजल्ट देंगे, निष्कर्ष देंगे। तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट या एस्पिरेंट होने के नाते, सिविल सर्विस के एस्पिरेंट होने के नाते, हम यूसीसी के बारे में क्या सोचते हैं और हमें क्या लिखना चाहिए उस पर हम ध्यान देते हैं। तो यूसीसी के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आपको पता ही होगा कि यूसीसी के बारे में आर्टिकल 24 जो हमारा है, आर्टिकल 44, 44वां संविधान, 44वां जो हमारा अनुच्छेद है जो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, उसमें यूसीसी की बात संविधान सभा ने कही हुई है। और आपको पता ही है कि डीपीएसपी को हम फोर्सफुली लागू नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर उसका उल्लंघन भी होता है तो आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हो डीपीएसपी में। तो यूसीसी को एक आर्टिकल के रूप में लाना और उसको पूरे देश में लागू करना, डीपीएसपी के तहत ना रख के, अभी तो डीपीएसपी में इसको पूरे देश में लागू करने के लिए क्या बाधाएं हो सकती हैं, क्या अप्रोच है, क्या ये सही है गलत है, हम सबको आज पढ़ेंगे। ओके, तो इसका बैकग्राउंड क्या है डियर फ्रेंड्स? एक तो बैकग्राउंड आर्टिकल 44 मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में अब करंट इशू में क्या बैकग्राउंड है इसका। 2018 में 21st लॉ कमीशन आया था, विधि आयोग थे, उनके अध्यक्ष बनाया गया BS चौहान सर को। और 21st लॉ कमीशन के अध्यक्ष BS चौहान सर ने साफ साफ बोल दिया था यूसीसी की आवश्यकता नहीं है व ना ही इसकी उपयोगिता है वर्तमान परिदृश्य में। ज़रूरत नहीं है अभी यूसीसी की हमारी सोसाइटी को। ओके, उसके बाद अचानक इस मंथ क्या हुआ, जून 2023 में क्या हुआ, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने जज RR अवस्थी, ऋतुराज अवस्थी सर। और इन्होंने क्या कहा, आम जनता से यूसीसी पर एडवाइस मांगी है। इन्होंने आम जनता से यूसीसी पर एडवाइस मांगी है। और कहीं ना कहीं इनकी स्टेटमेंट से ये भी पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं यूसीसी के पक्ष में है या कुछ यूसीसी के बारे में पॉजिटिव न्यूज़ लाने वाले हैं। तो अचानक 2018 में BS चौहान सर के जो स्टेटमेंट था और 2023 में जो हमारे नए अध्यक्ष हैं लॉ कमीशन के RR अवस्थी सर, उनका जो स्टेटमेंट है, दोनों विरोधाभासी उत्पन्न होता है। या तो BS चौहान सर गलत बोल रहे हैं या फिर RR अवस्थी सर का स्टेटमेंट उनको थोड़ा सुधारना पड़ेगा, या फिर उनकी जो अप्रोच देख के तो लग रही है काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच है। हमें यूसीसी के मुद्दे पे आगे बढ़ने से पहले ये सोचना ज़रूरी है कि हमारी संविधान सभा जब बनी होगी तो उन्होंने यूसीसी के बारे में क्या सोचा होगा, या हमारे संविधान सभा का मूल उद्देश्य क्या है। मैंने यहाँ लिखा भी है, भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य क्या रहा होगा। क्या भारतीय संविधान धर्मों के बीच में समरूपता स्थापित करना चाहता है या अनुपातिक समानता रखना चाहता है? क्या लगता है आपको? ये क्वेश्चन हमें खुद से सोचना चाहिए। अगर हम एस्पिरेंट हैं, हमने पॉलिटी पढ़ ली है, क्या भारतीय संविधान धर्मों के बीच में समरूपता स्थापित करना चाहता है या अनुपातिक समानता रखना चाहता है? समरूपता का मतलब हो गया कि आप हर चीज़ इक्वल कर दे रहे हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में, ठीक है, सारे अधिकार बराबर। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या आप अनुपातिक समानता रखना चाहते हो? तो डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर है समाज में अनुपातिक समानता की ज़रूरत होती है। समरूपता महिला और पुरुष के अधिकारों में होना चाहिए। हमारे समाज में अगर धर्म के हिसाब से हम चले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के हिसाब से, तो हमें समाज में अनुपातिक समानता को लेकर चलना पड़ेगा। आप ज़बरदस्ती फोर्सफुली नहीं कह सकते हो कि आप समाज में अचानक से समरूपता ला दोगे। इसी पे हमारे वल्लभ भाई पटेल सर कहते थे, गृह मंत्री थे जो हमारे,
पटेल साहब कहते थे कि अगर हम समाज में समरूपता को ज़बरदस्ती थोपा जाए धर्म के आधार पर, तब फिर समाज में विद्रोह होना लाजमी है, विद्रोह होकर रहेगा। तो हमारे संविधान का मूल उद्देश्य है कि वो समाज में अनुपातिक समानता रखें धर्मों में, और समरूपता अगर रखना है, बिल्कुल इक्वल हक देना है अगर, तो महिला और पुरुष के अधिकारों में ये होना चाहिए समरूपता। और महिला और पुरुष ये लिख कर नहीं होता है कि वो सिर्फ हिंदू महिला है या फिर मुस्लिम महिला है। हम सभी महिलाओं की बात कर रहे हैं, जो भी देश में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सभी महिला और पुरुष की बात कर रहे हैं। इनके अधिकारों में समानता, समरूपता होनी चाहिए, अनुपातिक समानता जरूरी है। ठीक है, ये प्रश्न अपने दिमाग में रखना। और आई होप आप ये प्रश्न समझ रहे होंगे, काफ़ी डीप प्रश्न है ये। नहीं समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट लो आप पहले इसका। आप एक सीरियस एस्पिरेंट अगर हैं या फिर स्टार्टिंग फेज़ में हैं, तो आप इसको 10 बार सोचिए कि ये लाइन क्या कह रही है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप इस चीज़ को समझना। सिर्फ हम मीडिया में जो चल रहा है, न्यूज़पेपर्स में जो आ रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आंसर राइटिंग को नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, वो तो बहुत चटपटी न्यूज़ सुना के आप लोग का मन बहला रहे हैं। मेन आपको सोचना है भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य क्या होगा जब संविधान बनी होगी। क्या भारतीय संविधान धर्मों के बीच में समरूपता स्थापित करना चाहता है या आनुपातिक समानता रखना चाहता है? ये आपको दिन भर सोचना है। उसके प्रस्तावना में आते हैं। ये तो बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, आर्टिकल 44। देन आपके 2018 में 21st लॉ कमीशन के जो अध्यक्ष आए थे उनका स्टेटमेंट, 2023 में जो हमारे नए लॉ कमीशन के अध्यक्ष RR अवस्थी सर, उनका स्टेटमेंट क्या है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इसकी प्रस्तावना में आते हैं। हमारे समाज में UCC का मुद्दा आखिर आया क्यों और है क्या ये चीज़? हमारी समाज की पहचान क्या है? देखो, मैं आपको काफ़ी डीप में ले जा रहा हूँ, क्योंकि आंसर राइटिंग है, ऊपर सिर्फ फिल्म्स के फैक्ट से तो आंसर लिखेंगे नहीं हम। पहले हम अपनी सोसाइटी को समझेंगे, देन हम UCC को समझ पाएंगे। बिना सोसाइटी को समझे, भारतीय समाज को समझे बिना हम UCC को लागू करना है नहीं करना, ये तो बहुत बड़ा निर्णय हो गया। हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे भारतीय समाज की पहचान क्या है? हमारी भारतीय समाज की 4 पहचान है। भारतीय समाज एक विजातीय समाज है। ये वर्ड एकदम याद रखना। हमारी जो सोसाइटी एक हेटेरोजेनियस सोसाइटी है, विजातीय समाज। इसमें फिक्स धर्म के लोग नहीं हैं, एक निश्चित निर्जातीयता वाले लोग नहीं हैं। हमारा जो देश है बहुभाषाई, बहुनिर्जातीय, बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक समाज वाला देश है। ये 4 वर्ड हमेशा याद रखना, काम आएंगे। यह भारतीय समाज के 4 विशेष गुण हैं, वह इन्हें बनाए रखना संविधान का मुख्य लक्ष्य है। संविधान का मुख्य लक्ष्य है इन्हें बनाए रखना। बहुभाषाई गुण, बहुनिर्जातीय, बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक। जितने भी भाषा बोलने वाले लोग हैं, जितने भी निर्जातीय वाले समूह हैं, जितने भी धर्मों के पालन करने वाले अनुयायी हैं, और जितने भी सांस्कृतिक या संस्कृति से बिलोंग करने वाले व्यक्ति हैं या समाज है, इन सब का संरक्षण करना, इनको बनाए रखना संविधान का मुख्य लक्ष्य होता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय समाज की मुख्य पहचान क्या है, तो भारतीय समाज की एक लाइन में आप आंसर दोगे, हमारी पहचान है विजातीय समाज। हमारी सोसाइटी में बहुत सारी सोसाइटी बसी हुई है। संविधान सभा ने क्यों UCC को सुनिश्चित नहीं किया? ये डिबेट आपने कभी सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आपके दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए। क्योंकि जब संविधान सभा में UCC का जिक्र किया ही गया था, तो इसको क्यों सिर्फ DPSP में रखा? ठीक है, मतलब इसको सिर्फ एक तरीके से आदर्शवादी रूप में क्यों स्थापित किया? इसे कानून के रूप में क्यों नहीं स्थापित किया कि जो इसे पालन नहीं करेगा उस पर दंडात्मक कार्रवाई होगी, पनिशमेंट होगा उस पर? क्योंकि संविधान सभा धर्म के मामले में अहस्तक्षेप की नीति चाहता था, अहस्तक्षेप की नीति चाहता था। इसलिए बेहतर होता कि वह पर्सनल लॉ के लिए कानून बनाए। समझ रहे हो? संविधान सभा हमारी धर्म के मामले में अहस्तक्षेप की नीति अपनाती है, और वो चाहती थी कि UCC को छेड़े बगैर हम ट्राई करें पर्सनल लॉ में सुधार करने की या पर्सनल लॉ को लाने के लिए। उस समय तक तो पर्सनल लॉ की सुधार की क्या बात है, पर्सनल लॉ लाया गया सबसे पहले। ये समझ में आया? संविधान सभा ने UCC को सुनिश्चित क्यों नहीं किया? क्योंकि वो उस समय तक पर्सनल लॉ से अपना काम चलाना चाहते थे। उस समय की भारतीय
संविधान सभा को ये लगता था, वो पहली बात तो अहस्तक्षेप की नीति अपनाना चाहते थे धर्म के मामले में। धर्म के मामले में कोई एक कट्टरवादी सोच नहीं रखना चाहते थे, या कोई ऐसा सोच नहीं रखना चाहते जिससे कि उस समय के तत्कालीन समाज को ये लगे कि हमारी संविधान सभा धर्म को लेकर कट्टर हो रही है। उस समय के तत्कालिक परिदृश्य भी ऐसे थे कि संविधान सभा के सामने, आप नोआखली वाला दंगा याद क्या होगा, आपने सुना होगा नोआखली वाला, और भी बहुत सारे सांस्कृतिक और धार्मिक दंगे थे जो लगातार देश में भड़क रहे थे। यही सबको सोचते हुए भारतीय संविधान सभा ने धर्म के मामले में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई और पर्सनल लॉ को इंट्रोड्यूस किया। अब ये पर्सनल लॉ क्या है? पर्सनल लॉ का मतलब है यह धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए विशेष कानून होते हैं। इसके अंतर्गत 4 प्रकार से स्वतंत्रता है धर्म को। पर्सनल लॉ क्या है? एक विशेष कानून है धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, और इसके अंतर्गत 4 विशेष प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। बच्चे को गोद लेने के संदर्भ में एडॉप्शन की बात है पर्सनल लॉ में। जो मेन 4 स्वतंत्रता है, विशेष कानून है, मतलब संपत्ति का अधिकार के उत्तराधिकार के लिए, इनहेरिटेंस या सक्सेशन के लिए, डिवोर्स के संबंध में और मैरिज के संबंध में पर्सनल लॉ में 4 मुख्य विशेष प्रकार के कानून हैं। किस किस के संबंध में? एडॉप्शन, सक्सेशन, डाइवोर्स और मैरिज। बच्चे को गोद लेने के लिए, संपत्ति के अधिकार के लिए, विवाह विच्छेद के संदर्भ में और शादी करने के संबंध में पर्सनल लॉज के मुख्य 4 स्रोत हैं। अब आते हैं अपने मेन चीज़ पे, जिसके लिए हमें बिल्कुल एकदम फूक के कदम रखना है, क्योंकि हम नॉर्मल एस्पिरेंट या नॉर्मल स्टूडेंट जैसे आंसर राइटिंग नहीं करेंगे कि हम किसी एक सोच या आप स्रोत से बिलोंग कर रहे हो, किसी एक सोर्स से बिलोंग कर रहे हो, कि आप हिंदूवादी सोच रख रहे हो, मुस्लिम सोच रख रहे हो, आप एक कट्टरवादी सोच रख रहे हो। नहीं, हमें एक बैलेंस अप्रोच रखना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ यूसीसी, पहले हम फेवर की बात करते हैं, फिर हम इसके अगेंस्ट भी बात करेंगे, ठीक है। यूसीसी के फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं, तर्क दिए जाते हैं इसके समर्थन में। तर्क देने वाले लोग तर्क देते हैं कि आर्टिकल 25 और 29 के अंतर्गत संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता व धार्मिक स्वायत्तता के अधिकार दिए हैं। हमें पहले से ही आर्टिकल 25 और 29 दिया है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक स्वायत्तता के अधिकार हैं। मतलब हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और किसी भी धर्म में कोई भी त्यौहार हम बना सकते हैं, धार्मिक कार्य कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल लॉ के नाम पर इनका दुरुपयोग हो रहा है तथा पब्लिक मॉरलिटी का उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 25 और 29 ने हमें धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक स्वायत्तता दी है, लेकिन डियर फ्रेंड्स हमें पता है इसी के अंतर्गत हमें पर्सनल लॉ का अधिकार भी दिया गया है। हर धर्म के पास अपना पर्सनल लॉ है, हिंदू के पास अपना है, मुस्लिम के पास अपना मुस्लिम पर्सनल लॉ है, पारसियों के पास अपना है, बौद्धिस्ट के पास अपना है, जो भी अपने धर्म वाले हैं उनके पास अपने पर्सनल लॉज हैं। लेकिन समय के साथ हमें ये देखने को मिल रहा है कि इनका दुरुपयोग हो रहा है। आप 3 तलाक वाला मुद्दा अभी हाल ही में आपको पता होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से 3 तलाक वैलिड था, बट एक्चुअल में उसको महिला के अधिकार के लिए तो ये बिल्कुल भी मतलब सहनीय नहीं है कि ऐसा कोई लॉ भी बन सकता है किसी धर्म में। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, 3 तलाक को बंद किया, वो भी पर्सनल लॉ के नाम पर ही दुरुपयोग था। इसका और कोई दुरुपयोग क्या हो सकता है? एग्जाम्पल, हम आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ यूसीसी कह रहे हैं, मतलब यूसीसी को लाने के समर्थन के लिए। एग्जाम्पल क्या है? आईपीसी 497। अब आईपीसी 497 आप में से मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा क्या है। इसके अंतर्गत महिलाएं एडल्टरी के आधार पर केस नहीं कर सकती। एडल्टरी के लिए आपको हिंदी में एक वर्ड आएगा जिसे कहते हैं व्यभिचार। एडल्टरी के स्थान पर केस नहीं कर सकती कौन सी महिलाएं? एडल्टरी और ईसाई महिलाएं। ये वर्ड याद रखना, आईपीसी 497। अब आपको एडल्टरी पता है क्या होता है? एडल्टरी या व्यभिचार से मतलब है माना कोई हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ के साथ होते हुए भी किसी अदर पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में है, ठीक है, उसे कहेंगे व्यभिचार, एडल्टरी। हिंदू धर्म के हिसाब से अगर आप हैं तो आप पे केस किया जाएगा, मुस्लिम धर्म में हैं तो आप पे केस किया जाएगा। मुस्लिम धर्म के हिसाब से मैं समझाने की कोशिश करूं, यदि हिंदू पति ये करता है तो हिंदू महिला उसके खिलाफ, अपने पति के खिलाफ केस लिखवा सकती है। अगर मुस्लिम पति ये करता है तो मुस्लिम महिला केस लिखवा सकती है। लेकिन ईसाई पति अगर ये करता है, कोई व्यक्ति अगर ईसाई है तो उसकी महिला, उसकी पत्नी मतलब
अपने पति के खिलाफ व्यभिचार के खिलाफ केस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये ईसाई पर्सनल लॉ के अंतर्गत है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ के अंतर्गत इसके एडल्टरी के बारे में बात की गई है। और अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनरी पर्सनल लॉ, ईसाइयत के पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग, अगर पुरुष एडल्टरी करे, व्यभिचार करे, तो ये केस के लायक नहीं है, ये दंडात्मक नहीं हो सकता। लेकिन आपको पता ही होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म की महिला हो, अगर उनको ये अधिकार है एडल्टरी के खिलाफ केस करने का, तो ईसाई महिलाएं को भी होना चाहिए। लेकिन यूसीसी नहीं है देश में, यूसीसी की जगह काम कर रहा है ईसाई पर्सनल लॉ। इस कारण से इन महिलाओं को केस नहीं हो पा रहा है, नहीं कर सकती। ये एक एग्जांपल है, जस्ट बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हमें एकदम बैलेंस अप्रोच में आंसर देना है। ऐसा नहीं कि मैं अभी आर्गूमेंट से फेवर में दे रहा हूँ तो फेवर में ही बोलूँगा, मैं इसके खिलाफ भी बोलूँगा, अभी फैक्ट के साथ बोलूँगा। ओके, कुछ भी होगा, बैलेंस आंसर लिखना है हमें। सेकेंड एग्जाम्पल, शबनम हाशमी केस। ये आई थिंक आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस केस है। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया था, मुस्लिम पर्सनल लॉ ने गोद लेने से मना कर दिया था। शबनम हाशमी केस में क्या हो रहा है डियर फ्रेंड्स? शबनम हाशमी मैम क्या चाहती थी कि वो अपने एक बच्चे को गोद ले, किसी बच्चे को अडॉप्ट करें। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्या कानून है? मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग कोई महिला बच्चे को तभी गोद ले सकती है जब पहले से पता हो कि बच्चे का धर्म क्या है, और धर्म में भी स्पेशली वो मुस्लिम है कि नहीं। गैर मुस्लिम बच्चे को मुस्लिम पर्सनल लॉ अलाउ नहीं करती है गोद लेना। इसके खिलाफ शबनम हाशमी मैम सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली शबनम हाशमी मैम को ये इजाज़त दी कि आप बच्चा गोद ले सकते हो, बिना ये देखे कि वो किस धर्म से बिलोंग कर रहा है, किस धर्म से नहीं। बच्चा गोद लेना या बच्चे की मातृत्व सुख की प्राप्ति एक तरीके से महिला की फंडामेंटल राइट के अंतर्गत है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर किया, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ इसके खिलाफ था। इस तरह से भी यूसीसी के फेवर में आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हो। और क्या आर्ग्यूमेंट है यूसीसी के फेवर में? भारत में सभी महिलाओं को सीआरपीसी 125 का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। अब वर्तमान केस में सीआरपीसी 125 का अधिकार नहीं मिल रहा है। सीआरपीसी 125 क्या है? मेंटेनेंस अमाउंट। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मिल नहीं रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है, सभी को नहीं मिल पा रहा है। मेंटेनेंस अमाउंट का मतलब क्या है? मतलब जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में डाइवोर्स होता है, वाइफ की स्थिति ऐसी नहीं है या पार्टनर की स्थिति ऐसी नहीं है आपकी फीमेल पार्टनर की कि वो खर्चा उठा सके अपनी फैमिली की, अपना खर्चा उठा सके, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट या जो भी कोर्ट होगा वो निर्णय लेती है सीआरपीसी 125 के अंतर्गत कि जो हस्बैंड है वो मेंटेनेंस अमाउंट देगा, खर्चा उठाएगा, खर्चा अपनी सैलरी का एक कुछ परसेंटेज उठा के अपनी पार्टनर को देगा मेंटेनेंस अमाउंट के तौर पे। जबकि सीआरपीसी 125 के अंतर्गत मुस्लिम महिलाओं को ये अधिकार नहीं मिल पाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग एक फ़िक्स समय के बाद किसी मुस्लिम महिला को विवाह विच्छेद के बाद कोई मेंटेनेंस अमाउंट नहीं मिलेगा। यही बात थी शाहबानू वर्सेस मोहम्मद अहमद खान केस में। काफ़ी फेमस केस है शाहबानू केस। शाहबानू केस, इनके जो पति थे वो थे मोहम्मद अहमद खान, इनके बीच एक केस चला था। इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक ले गए थे। शाहबानू को क्या मेंटेनेंस अमाउंट नहीं दे रहे थे, कौन? मोहम्मद अहमद खान। इसी चीज़ को बहुत आगे तक ले गए, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया। इस पर बहुत सारी हिस्ट्री है इस केस के पीछे, पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुई है, तो हमें पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाना है। बस एग्जांपल के तौर पे याद रखना, सीआरपीसी 125 मेंटेनेंस अमाउंट सभी को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग मुस्लिम महिला को मेंटेनेंस अमाउंट कुछ समय के बाद नहीं मिलेगा। अगला एग्जाम्पल यूसीसी आर्टिकल 44, ये तो सिंपल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के आर्टिकल 44। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जिक्र है आर्टिकल 44 में, जिसके अंतर्गत सरला मुदगल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूसीसी आना चाहिए। ये बस एक फैक्ट के रूप में याद करना कि सरला मुदगल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, खुद कहा है कि यूसीसी आना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, ये तो एग्जांपल है, ऐसे बहुत से केस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंडिकेट किया है कि हमारे सोसाइटी में यूसीसी का आना ज़रूरी है। अगला, इसके हक में आप क्या आर्गुमेंट दोगे? यह राष्ट्रीय अखंडता वो एकता को बढ़ावा देगा। सबके लिए इक्वल लॉ है, इक्वल रूल्स है, तो वो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देगा। काफ़ी आदर्शवादी स्टेटमेंट है ये। अगला, पर्सनल लॉ वर्सेस आर्टिकल 13 को ध्यान में रखा जाए। देखो, पर्सनल लॉ तो आपको पता चल गया, हर धर्म के अपने अपने लॉ डिसाइड किए गए, उनके
ग्रंथों के हिसाब से, और आर्टिकल 13 को ध्यान में रखा जाए। आर्टिकल 13 क्या है? रिमेंबर, राज्य ऐसा कोई कानून ना बनाए रखे जो भारत में फंडामेंटल राइट के सिद्धांतों का विरोधाभासी हो। स्टेट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, मौलिक अधिकारों के सिद्धांतों के विरोधाभासी हैं या उसके खिलाफ है। पर्सनल लॉ में हमने बहुत से ऐसे कानून देखे जो नॉर्मल अलग अलग धर्मों ने डिसाइड किए हुए, जो कि फंडामेंटल राइट के सिद्धांतों के विरोधाभासी हैं। और आर्टिकल 13 कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता है जो आर्टिकल 13 ये पर्सनल लॉ के, जो आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट के सिद्धांतों के विरोधाभासी हो। फॉर एग्जांपल, मैंने पीछे एडल्टरी का केस बताया, व्यभिचार का केस। एक ईसाई महिला एक ईसाई महिला व्यभिचार के केस पे अपने पति को, उस पर केस नहीं दर्ज कर सकती है, जो कि इसके मौलिक अधिकार के विरुद्ध है। या फिर महिला को, किसी मुस्लिम महिला को मेंटेनेंस अमाउंट नहीं मिल रहा है, जो कि उसका मौलिक फंडामेंटल राइट है, लेकिन पर्सनल लॉ बीच में आ जा रहा है जिसके वजह से उसको मेंटेनेंस अमाउंट नहीं मिल पा रहा है। तो पर्सनल लॉ और आर्टिकल 13 के भी जो डिबेट है, हमें वो सॉल्व करना पड़ेगा काफ़ी लॉजिकली और पेशेंसफुली दोनों धर्मों को देख के, या जितने भी धर्म हैं उनके बीच में आपसी सहयोग की भावना से। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो भारत के फंडामेंटल राइट के सिद्धांतों के विरोधी है। और पर्सनल लॉ में ऐसे बहुत से कानून हैं जो यूसीसी, जो फंडामेंटल राइट के विरोध में दिखते हैं हमें। इसीलिए तर्क में कहते हैं कि यूसीसी के फेवर में कहा जाता है कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। तो ये मेन 5 आर्ग्यूमेंट्स हमने डिस्कस कर लिए यूसीसी के फेवर में, ठीक है। यूसीसी के फेवर में एक और स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं, क्या है, क्या लिखा है ये आर्टिकल। वर्तमान सामाजिक परिदृश्य के अनुसार, ये आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। वर्तमान आर्थिक परिदृश्य के अनुसार यह आवश्यक है कि भारत में धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वायत्तता का अधिकार भी हो तथा स्त्री पुरुष के बराबरी के अधिकार को सुनिश्चित करने हेतु यूसीसी भी हो। बैलेंस अप्रोच की बात की गई है कि सामाजिक परिदृश्य के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक स्वायत्तता का अधिकार तो होना चाहिए, लेकिन जहाँ स्त्री और पुरुष की बात आए वहाँ पर यूसीसी जैसे अधिकार भी होना चाहिए। स्त्री पुरुष का मतलब यहाँ किसी धर्म विशेष की स्त्री या पुरुष से नहीं है, सबको समान हक होना चाहिए। फेवर में हमने आर्गूमेंट पढ़ लिया। अब आर्गूमेंट्स अगेंस्ट यूसीसी, अब इसके अगेंस्ट में भी कुछ आर्गूमेंट पढ़ लेते हैं। एज एन एस्पिरेंट आपको दोनों बातें एकदम बैलेंस होकर चलनी पड़ेगी, बैलेंस लेके चलनी पड़ेगी, किसी एक समर्थन में आप नहीं जा सकते हो। तो इसके आर्गूमेंट में क्या, इसके अगेंस्ट में क्या आर्गूमेंट है? क्योंकि भारत में सकारात्मक धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत है, वह धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखता एक प्रमुख संवैधानिक लक्ष्य है। इसे देखते हुए पर्सनल लॉ का होना अनिवार्य है एवं यूसीसी की पूर्ण आवश्यकता नहीं है। ये जो भी आर्टिकल है आप समझ ही नहीं सकते हो जब आप सकारात्मक धर्म निरपेक्षता, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म वर्ड को अच्छे से आत्मसात नहीं किया आपने, या फिर अभी तक समझा ही नहीं कि पॉजिटिव सेक्युलरिज्म और सेक्युलरिज्म में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म की एक सब आपके ये कह सकते हो उसकी 2 क्लास हैं। एक सेक्युलरिज्म होती है नेगेटिव सेक्युलरिज्म, एक होती है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। हमारा जो देश है इंडिया, वो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म के अकॉर्डिंग चलता है, और कुछ देश हैं जैसे फ्रांस, वो नेगेटिव सेक्युलरिज्म के अकॉर्डिंग चलता है। सेक्युलरिज्म दोनों जगह है, सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता हर जगह है, दोनों जगह है, फ्रांस में भी इंडिया में है, लेकिन दोनों के अलग अलग तरीके हैं फॉलो करने के। जो नेगेटिव सेक्युलरिज्म है फ्रांस में, उसके अकॉर्डिंग राज्य व धर्म, स्टेट और रिलीजन एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे। मतलब वहाँ के जो स्टेट में जो भी कैबिनेट होगी या मंत्रियाँ होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, वो अपने धर्म को शो नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि फ्रांस में ये भी कहा जाता है कि आम जनता जो लॉकेट पहनती है जीसस क्रॉस के नाम पे, ईसाई धर्म के नाम पे जो क्रॉस पहनती है, उसे भी वो शो नहीं कर सकते हैं पब्लिकली, इतना ज़्यादा है, ठीक है। ज़्यादातर वहाँ के नेताओं के लिए, जैसे हमारे यहाँ पे नेता क्या करते हैं, राफेल विमान तक आए तो हम नारियल फोड़ देते हैं, पूजा करवाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री साहब पूजा करते हैं जाकर के मंदिरों में, लेकिन फ्रांस में ये सब बिल्कुल बैन है, हो ही नहीं सकता। तो इस सेक्युलरिज्म को नेगेटिव सेक्युलरिज्म कहते हैं। लेकिन हमारा देश सबसे महान इसलिए है क्योंकि हम पॉजिटिव सेक्युलरिज्म भी चल रहे हैं। एक महानता का कारण ये भी है कि हम सेक्युलरिज्म के पॉजिटिव विचारधारा को ध्यान में रख के आगे चलते हैं। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का मतलब है राज्य धर्म के निकट ही चलेगा,
किंतु किसी विशेष धर्म को प्राथमिकता नहीं देगा। धर्म के साथ चलेगा लेकिन किसी विशेष धर्म को प्राथमिकता नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर मोदी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पॉजिटिव सेकुलरिज्म के। आप उनको पसंद करो ना करो, लेकिन ये सच में पॉजिटिव सेकुलरिज्म के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वर्तमान समय में पूरे देश में, दुनिया में। वो अपने धर्म हिंदू धर्म को एकदम गर्व से मानते हैं, लेकिन किसी धर्म के खिलाफ किसी विशेष धर्म को प्राथमिकता नहीं देते। अपने धर्म को मानते हैं लेकिन किसी विशेष धर्म को प्राथमिकता नहीं देते। तो ये है पॉजिटिव सेकुलरिज्म और भारत इसी पे चलता है। तो आर्गुमेंट अगेंस्ट यूसीसी, यूसीसी के खिलाफ हम क्या आर्गुमेंट देंगे? क्योंकि भारत में सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, वह धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखना एक प्रमुख संवैधानिक लक्ष्य है। इसे देखते हुए पर्सनल लॉ का होना अनिवार्य है एवं यूसीसी की पूर्ण आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान ने कहा ही है कि हम सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता वाले देश हैं। तो हमारे देश में भले अलग से समानता बनाने के लिए कानून की क्या ज़रूरत है? हमने तो कह ही दिया है कि हम सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता वाले देश हैं, और उसके बाद से आप अलग से कानून भी बना रहे हो समानता दिखाने के लिए। बजाय नए कानून बनाने के पर्सनल लॉ को लाओ, पर्सनल लॉ को अनिवार्य कर रहे हो, और कुछ सुधार करना है तो उसमें सुधार करो यूसीसी को लाने के बजाय। आप ये वाला लाइन समझ रहे हो, पैराग्राफ समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा है? बहुत डीप लाइन लिखी है। इसमें कहना चाहता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहले से ही बोल रहा है कि हम पॉजिटिव सेकुलरिज्म वाले देश हैं। पॉजिटिव सेकुलरिज्म हमने पहले से ही बोल दिया है कि पॉजिटिव सेकुलरिज्म के अकॉर्डिंग चलते हैं। हम धर्म के साथ अपने किसी विशेष धर्म को महत्व नहीं देंगे, अपने धर्म को पालन करेंगे, लेकिन किसी अदर धर्म को ना तो बुराई करेंगे ना अच्छाई, कोई भी विशेष धर्म को प्राथमिकता नहीं देंगे। तो ऐसे अकॉर्डिंग में यूसीसी की क्या ज़रूरत है? जब सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है ही तो यूसीसी की क्या जरूरत है? यूसीसी का काम क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, सभी धर्म के नागरिक को समान रूल पालन करने पड़ेंगे, सभी के लिए रूल बराबर हैं। तो ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है, लाने की ज़रूरत ही नहीं, जब हम पहले ही एडमिट कर चुके हैं इस बात को कि हम सकारात्मक धर्मनिरपेक्ष वाले देश हैं। तो ऐसा आर्गूमेंट देते हैं लोग अगेंस्ट में यूसीसी के। बजाय ये कि यूसीसी आए, आप पर्सनल लॉ को लाओ, उसमें सुधार करो। नेक्स्ट आर्गूमेंट, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हमेशा से यूसीसी के खिलाफ रहे। अच्छा डियर फ्रेंड्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, इस पूरे देश में यूसीसी के खिलाफ कौन सी कम्युनिटी है जो खड़ी है, जो बिल्कुल खिलाफ है यूसीसी के? सबसे पहले ना आपके दिमाग में हमेशा आंसर यही आएगा, मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम धर्म के लोग यूसीसी के खिलाफ हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हैं। न्यूज़पेपर ने इतना जहर घोल दिया है दिमाग में, न्यूज़पेपर, न्यूज़ मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सब ने इतना जहर घोला हुआ है कि हम पहले यूसीसी के खिलाफ में जो भी होगा पहले हम मुसलमानों का नाम लेते हैं, मुस्लिम धर्म का नाम लेते हैं। लेकिन नहीं, यूसीसी के खिलाफ मुस्लिम धर्म होगा नहीं होगा उसका कोई वो नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई इसके खिलाफ है, कोई कम्युनिटी इसके खिलाफ है, तो वह ट्राइबल कम्युनिटीज़ हमेशा से यूसीसी के खिलाफ रहे हैं। क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी के कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन है, वो प्रकृतिवादी हैं, नेचर के ज़्यादा क्लोज हैं। वो नॉर्मल उन रूल्स का पालन नहीं करते हैं जो रूल्स का पालन हम लोग करते हैं सोसाइटी में रहने वाले या मॉडर्न सोसाइटी में रहने वाले। उनके कुछ विशेष नियम कानून हैं। इसी के लिए आर्टिकल 371 सब क्लोज ए में नागा जाति को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 371 ए में नागा जाति को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। अगर यूसीसी आ गया ना तो फिर आर्टिकल 371 का क्या मतलब बनता है? कोई भी मतलब नहीं बनता है। कहने का मतलब समझ रहे हो मेरा? यूसीसी का मतलब क्या? यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबको समान नागरिक संहिता देंगे। वो तो हमने पहले से दे के रखा ही हुआ है ना। आर्टिकल 371 के अंतर्गत नागा जनजाति को हमने कुछ विशेष अधिकार दिए हुए हैं। अब उनको वो विशेष अधिकार, अगर यूसीसी आएगा तो वो विशेष अधिकार उनसे छीन नहीं जाएंगे। नागा जनजाति के लिए जो विशेष अधिकार है ना, वो उनके एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स है, और यूसीसी आने से वो विशेष अधिकार अगर छीनता है उनसे, इसका मतलब उनसे उनका फंडामेंटल राइट छीन रहा है। तो ये इसलिए आर्गुमेंट अगेंस्ट यूसीसी हो जाता है। आर्गुमेंट यूसीसी के जब सपोर्ट में बोला जाए ना तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुतों को समझ में आता है, लेकिन जब अगेंस्ट में बोला जाए तो वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल आंसर या इंटेलेक्चुअल थिंकिंग रखने वाला सोच इंसान ही उसको समझ पाएगा अगेंस्ट में क्या आंसर है। तो बात होगी इसकी आर्गुमेंट अगेंस्ट यूसीसी और आर्गुमेंट सपोर्ट में यूसीसी के क्या है। अब हमें एक बैलेंस अप्रोच लेके अपना निष्कर्ष देना होगा, कंक्लूजन देना होगा हमें। तो आप एक बैलेंस अप्रोच करते हैं, कंक्लूजन क्या लोगोगे इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है। पहला कंक्लूजन, पर्सनल कानून के नाम पर किए जाने वाले भ्रष्ट आचरण को दूर किए जाए। ठीक है, यूसीसी लाने से पहले हमें ट्राई करना चाहिए, ये हमारा कंक्लूजन है और एक तरीके से सुझाव भी है कि आप यूसीसी लाने से पहले पर्सनल कानून को, पर्सनल लॉज जो हैं उनमें कुछ सुधार करो, उनके भ्रष्ट आचरण को हटाओ। 3 तलाक का मुद्दा था मुस्लिम पर्सनल लॉ में, हमने हटाया ना 3 तलाक का मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया उसको। ऐसे बहुत से मुद्दे रहे हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे रिफॉर्म किया, तो यही होता रहा। क्यों हम सबको एकदम यूसीसी में लाएं, यूनिफॉर्म सिविल कोड में लाएं। जैसे कि आप ट्राइबल कम्युनिटी की बात कर रहे हो, जो नॉर्मल इंडिया में है, ठीक है, मैं मानता हूँ। अंडमान के ट्राइबल कम्युनिटी का क्या करोगे आप? वो तो जिंगा लाला हू करते होते एक अलग ही दुनिया में रह रहे हैं, उनको मतलब ही नहीं हमारे इस दुनिया में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है। अब जो सेंटर में दिल्ली में जो कानून चलेगा यूसीसी के अंतर्गत, आप क्या वहाँ पे अलग कानून लाओगे? अंडमान निकोबार में आप वही कानून अप्लाई कर दोगे जो वहाँ के आदिवासी लोग हैं? नहीं कर सकते हो ना, वहाँ का समाज अलग है, दिल्ली का समाज अलग है। आप एक काम करो, जो पर्सनल लॉज में कमियां हैं उसको समय समय पे सुधारो। सभी धर्मों के बीच एक बेहतर धार्मिक डिबेट होना चाहिए। यूसीसी लाने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले धर्म आपस में इस पे सामाजिक डिबेट, एक धार्मिक डिबेट करें। डिबेट मतलब हमेशा वो नहीं होता जो टीवियों में दिखाया जाता है, भाजपा और कांग्रेस या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ऐसे कुछ करके, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाया जाता है। डिबेट का मतलब ये नहीं होता है। डिबेट एक पॉजिटिव डिबेट भी हो सकता है, इसका एक सही निष्कर्ष आए, एक पॉजिटिव निष्कर्ष आए, सकारात्मक निष्कर्ष आए, ये भी डिबेट हो सकता है। एक स्वस्थ डिबेट भी हो सकता है। स्वस्थ डिबेट का मतलब है बिना गाली गलौज किए, बस लॉजिक्स पे बात करो। अपने फैक्ट ये देंगे, दूसरे पक्ष दूसरा फैक्ट देगा, जिसका फैक्ट ज़्यादा मजबूत दिखेगा वो डिबेट में हावी दिखेगा। तो सभी धर्मों के बीच एक बेहतर धार्मिक डिबेट होना चाहिए, मुख्यतः निम्न विषयों पर: पॉलीगैमी, बहुविवाह पर पर्सनल लॉ, हिंदू का क्या कहता है, मुस्लिम का क्या कहता है, अदर पर्सनल लॉज क्या कहते हैं, उनके भी सहमति है या नहीं है। अंतरधर्म व अंतरजातीय विवाह पर, इंटर रिलीजन या कास्ट मैरिज पर, एडॉप्शन पर, गोद लेने पर, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन पर, जो बच्चा है उसे कौन लेगा, माता लेगी या पिता लेगी गोद, पिता लेगा गोद, कौन उसे संभालेगा। CRPC 125 पर भी होना चाहिए, इन विषयों पर भी डिबेट होना चाहिए CRPC 125 पर। तो ये कुछ निष्कर्ष हैं जो मैंने आपको दिखाए। निष्कर्ष में मेन बात यही है कि हमें एक बैलेंस आंसर राइटिंग लिखना है। पर्सनल लॉ के नाम पर किए जाने वाले भ्रष्ट आचरण को हमें दूर करना है। हम यही निष्कर्ष देंगे कि पहले पर्सनल लॉ को लाइए आप। पर्सनल लॉ है हमारे पास, लेकिन हमें ट्राई करना चाहिए यूसीसी लाने से पहले कि पर्सनल लॉ में जो कमियां हैं उसे समय समय पे, जैसे सुधार अब तक किया है वैसे ही उस पर भी सुधार करें। अगर समय आया 10-12 साल बाद कि पर्सनल लॉ सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तब हम बात करेंगे यूसीसी का। या फिर यूसीसी अभी भी आ सकता है, हम इसके बिल्कुल अगेंस्ट भी नहीं है। यूसीसी अभी लाओ, यदि धर्म के लोग आपस में धार्मिक डिबेट कर रहे हैं स्वतः, और वो धार्मिक रूप से सभी धर्मों के लोग मानते हैं, अनुयायी जो हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यूसीसी आना चाहिए, तो आप धूमधाम से यूसीसी लाइए। ठीक है, तो ये काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है। आप धर्म के नाम पे लोग इस पर ईजिली लड़ जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो लास्ट कंक्लूजन का ये लाइन आप लिखोगे तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। यूसीसी आवश्यक है या पर्सनल लॉ में सुधार ज़्यादा आवश्यक है? ये क्वेश्चन है एक तरीके का, ये क्वेश्चन है जो आपको खुद से पूछना है। आंसर राइटिंग में आप यूज करोगे क्योंकि आप इसमें इसका आंसर भी दोगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड आवश्यक है या पर्सनल लॉज में सुधार ज़्यादा आवश्यक है? तो आंसर है डियर फ्रेंड्स, पर्सनल लॉ में सुधार ज़्यादा आवश्यक है आज के टाइम पे, बजाय कि आप सभी धर्मों को एक ही लॉ में बांध रहे हो। नहीं, उससे उनकी हो सकता है धार्मिक स्वतंत्रता छीन जाए, निश्चित रूप से छीनेगी। इससे अच्छा है कि आप पर्सनल लॉज में सुधार करो। ओके, फिर लास्ट है जो, ये तो आपके निष्कर्ष हो गया, मैं कंक्लूजन सपोर्ट में दे दिया, उसके खिलाफ कंक्लूजन वो उसके अगेंस्ट में आर्गूमेंट दे दिया, उसके सपोर्ट में आर्गूमेंट दे दिया, उसकी हिस्ट्री क्या थी, सेक्युलरिज्म, नेगेटिव सेक्युलरिज्म, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म क्या होता है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब इस पर मेंस आंसर राइटिंग के लिए कैसे क्वेश्चन बन सकता है? क्या यूसीसी लैंगिक न्याय के मूल आदर्श को स्थापित करने में सहयोग प्रदान करेंगे? विवेचना कीजिए। सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, क्या यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लैंगिक न्याय के मूल आदर्श को स्थापित करने में सहयोग प्रदान करेंगे? विवेचना कीजिए। इसका एक लाइन का आंसर मैं ऐसे भी बोल सकता ना कि लैंगिक न्याय के मूल आदर्श को स्थापित करने के लिए ना जरूरी नहीं कि यूसीसी ही हो, नॉर्मल पर्सनल लॉ में सुधार करके भी ये हो सकता है।
बट यूसीसी है तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, आपको ये समझाना है। जो भी अभी तक आपने यूसीसी के बारे में पढ़ा उसको लेकर के आप आंसर राइटिंग कर सकते हो। आंसर राइटिंग की बात तो बाद में, पहले इस डिबेट को अच्छे से आप फील करो, एंजॉय करो, क्योंकि ये मुद्दा बहुत गरमाने वाला है 2023 में। 24 में इलेक्शन में, याद रखो, बहुत बड़ा वोट बैंक है जो कि यूसीसी के नाम पर वोट दे भी देगा। तो हमें खैर पॉलिटिकल मुद्दों पे नहीं जाना है, हमने इसके आर्गूमेंट देखे पक्ष में विपक्ष में। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप लेना चाहते हो। ये फर्स्ट पेज से मैं दिखा रहा हूँ, ये फर्स्ट पेज है आपका, पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये इसकी प्रस्तावना के बारे में है, आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ यूसीसी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप ये की पॉइंट्स से कैसे नोट्स बनाओगे, इस की पॉइंट्स में सब कुछ डिटेल में समझाया हुआ है। और आप इन 2 पेजेस के भी स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके। और ये ओके डियर फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही। यूसीसी के मुद्दे लगातार आपको मिलता रहेगा, टॉपिक मिलता रहेगा आर्टिकल्स में। बस ट्राई करिए कि आप मिर्च मसाला के न्यूज़ से बाहर निकलिए और फैक्चुअल जो ऑफिशियल डाटा है गवर्नमेंट की साइट पर, ठीक है, नीति आयोग की साइट पर, जो भी गवर्नमेंट साइट्स हैं उसकी डाटा को आप पकड़िए, वो क्या बोलता है उसे समझिए, बजाय कि मिर्च मसाला वाली न्यूज़ को देखने की और मीडिया एंकरों को फॉलो करने के। तो डियर फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।